हेलो डॉक्टर्स। तो आज के हमारे टॉपिक है कि इन्फार्क्ट क्या होता है, इन्फाक्शन क्या होता है। अगर इन्फार्क्ट नाम की कोई चीज होती है तो उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फार्क्ट के फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज इन्फार्क्ट एंड व्हाट इज इन्फाक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फार्क्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए ये समझिए कि ये आपका कोई ऑर्गन है। ये क्या है? आपका कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन के अंदर एक ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। और ये ब्लड सप्लाई मान लीजिए किसी आर्टरी के थ्रू हो रही है। किसी आर्टरी के थ्रू क्या हो रही है? ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए इस आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन आ जाता है। क्या आता है? ऑक्लूजन आ जाता है, यानी ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी वो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, नहीं होगी। यानी इस ऑर्गन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो इस ऑर्गन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था फूड और फ्रेश ऑक्सीजन, वो भी क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस ऑर्गन के अंदर हमको इंजरी देखने को मिलती है। और उन इंजरी को हम बोलते हैं इस्केमिक इंजरी। क्या बोलते हैं? इस्केमिक इंजरी। इस्केमिक इंजरी यानी वो इंजरी जो ब्लड सप्लाई के रिड्यूस होने की वजह से हो रही है। अब इस इस्केमिक इंजरी की वजह से इस ऑर्गन के अंदर कुछ टिश्यू के अंदर डेथ देखने को मिलती है, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऑर्गन के कुछ टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलती है? डेथ देखने को मिलती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। टिश्यू की डेथ होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। तो बेसिकली इस ऑर्गन के अंदर कुछ पार्ट में हमको क्या देखने को मिलती है? नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इस ऑर्गन का कुछ टिश्यू वाला पार्ट जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो एरिया, इस ऑर्गन के अंदर का वो एरिया जिसके अंदर डेथ हुई है, यानी इस पूरे ऑर्गन के अंदर वो एरिया जिसके अंदर इस्केमिक इंजरी की वजह से टिश्यू डेथ हुई है, उस एरिया को हम बोलते हैं इन्फार्क्ट। समझ में आया आपको? इन्फार्क्ट ऑर्गन के अंदर वो एरिया है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से, यानी कि इस्केमिक इंजरी की वजह से क्या हुई है? टिश्यू के अंदर डेथ हुई है। तो उस एरिया को तो बोलते हैं इन्फार्क्ट। और ये एरिया के बनने का फॉर्मेशन, इस एरिया का बनना, यानी इस इन्फार्क्ट का बनना क्या कहलाता है? इन्फाक्शन कहलाता है। तो ये जो एरिया है ये है इन्फार्क्ट, और इस इन्फार्क्ट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन बोलते हैं। यहां जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है बेसिकली ये किडनी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? किडनी का डायग्राम है। तो किडनी के डायग्राम में अगर आप ये देख पा रहे हो, दिस वेज शेप्ड स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस इज इन्फार्क्ट। यानी इस किडनी के अंदर ये वाला जो एरिया है ये वो एरिया है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो गई थी? रिड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से किडनी के अंदर ये वाला जो एरिया है इसके अंदर टिश्यू की डेथ देखने को मिली है, यानी इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इन्फार्क्ट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? इसके साथ साथ आपको यह जानना जरूरी है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा डेथ का रीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, जो डेथ होती है उन डेथ का सबसे बड़ा जो रीजन है पूरे वर्ल्ड में वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेचुरल डेथ का जो कॉज है वो क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है। अब कार्डियोवास्कुलर डिसीज में भी सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉज है डेथ का वो क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि अगर हार्ट के अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिले, यानी कि ये जो टिश्यू का डेथ हो रही है ये कहां देखने को मिले? हार्ट के अंदर देखने को मिले, या फिर सेरिब्रल इन्फेक्शन यानी कहां देखने को मिले? ब्रेन में देखने को मिले। तो यानी इन्फेक्शन का फॉर्मेशन या इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन अगर हार्ट में होता है तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, और अगर ये जब ब्रेन में होता है तो उसको हम सेरिब्रल इन्फेक्शन बोलते हैं। यानी ब्रेन के जब ये सेरिब्रम में होता है तो इसको सेरिब्रल इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं किसके? डेथ के। आपको पता है फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, बट द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डिसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कैंसर। ओके, इतना क्लियर है आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्लूजन हुआ क्यों था, ये ब्लड वेजल्स के अंदर जो ऑक्लूजन हुआ था वो क्यों हुआ था। तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये आपका कोई बॉडी ऑर्गन है। क्या है? बॉडी ऑर्गन है। ठीक है, इस बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किससे होती है? आर्टरी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? आर्टरी के थ्रू होती है। ठीक है, और ये ब्लड वापस इस बॉडी ऑर्गन से ले लिया जाता है किसके थ्रू? वेन के थ्रू। और वेन के थ्रू वापस लेके ये ब्लड कहां भेज दिया जाता है? हार्ट में भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? हार्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस बॉडी ऑर्गन को सप्लाई आर्टरी के थ्रू हो रही थी, और सप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ ब्लड था डीऑक्सीनेटेड और विदाउट मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाला जो ब्लड था वो वेन के थ्रू वापस कहां भेज दिया जाता था? हार्ट में भेज दिया जाता था। तो बेसिकली हमें यह जानना है कि जो ऑक्लूजन हो रहा है आर्टरी के अंदर या फिर वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर जिसकी वजह से इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें यह जानना कि ये ऑक्लूजन हो क्यों रहा है। बेसिकली ये ऑक्लूजन हो क्यों रहा है बेसिकली, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
उससे पहले मैं तुमको एक चीज और बता दूं, मैंने आर्टरी की वजह से तो तुमको बता दिया था कि इन्फेक्शन क्यों होता है, मैं तुमको वेन की वजह से भी बता दूं कि वेन की वजह से इन्फेक्शन क्यों होता है। आपको पता था कि इस बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड था ये वापस कहां जाना था, हार्ट में जाना था। लेकिन अगर मान लीजिए इस वेन में ऑक्लूजन हो जाए, इस वेन में क्या हो जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो ये ब्लड वापस हार्ट में नहीं जा पाएगा और ये जो ब्लड है वो वापस फ्लो कहां मारेगा, बॉडी ऑर्गन में मारेगा। जब ये ब्लड वापस बॉडी ऑर्गन के अंदर फ्लो मारेगा तो बॉडी ऑर्गन के अंदर ये जो वीनस ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड वीनस ब्लड है, इसका डिपोजिशन होने लगेगा। तो ब्लड के अंदर बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा और इस्केमिक इंजरी होंगी और क्या देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस देखने को मिलेगी तो उस एरिया में क्या होगा, इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो कैसे इन्फेक्शन का फॉर्मेशन होगा और वीनस ब्लॉकेज हो तो कैसे इन्फेक्शन का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली अब हमको यह समझना था कि ये जो ऑक्लूजन हो रहा है, ये ब्लॉकेज हो रहा है, तो ये ब्लॉकेज क्यों होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस ब्लॉकेज का मतलब रीजन समझना था। तो सबसे पहले हम आर्टरी में बात करते हैं कि आर्टरी में ऑक्लूजन क्यों होता है। तो आर्टेरियल ऑक्लूजन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फार्क्ट फॉर्मेशन आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से ही होता है और आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से जो इन्फार्क्ट फॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट और पेल कलर का होता है, व्हाइट और पेल कलर का इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, अब आर्टरी के अंदर ये ऑक्लूजन जो हो रहा है, ये जो ब्लॉकिंग हो रही है, क्यों हो रही है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। इंट्राल्यूमिनल रीजन हो सकता है या फिर इंट्राम्यूरल रीजन हो सकता है या फिर एक्स्ट्राम्यूरल रीजन हो सकता है। अब इन तीनों के क्या मतलब है। इंट्राल्यूमिनल रीजन का मतलब यह है कि इस आर्टरी के अंदर कुछ फंस गया है, इस आर्टरी के अंदर क्या हो गया है, कुछ प्रेजेंट है, इस आर्टरी के अंदर कुछ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, यानी समथिंग ऑक्लूसिव इज प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल। अब वो क्या हो सकता है, ये ऑक्लूसिव सब्सटेंस क्या हो सकता है, तो ये कोई थ्रोम्बस हो सकता है, कोई एम्बुलस हो सकता है, कोई एथ्रोमा हो सकता है। थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बुलस क्या होता है, एंथ्रोमा क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, बस शॉर्ट में बता दूं। अगर कहीं प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाए, क्या हो जाए, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाए, ये मान लीजिए कोई भी ब्लड वेसल है, इसकी वॉल है, इस पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के बाद इसके ऊपर क्या आ जाए, फाइब्रिन का मेसवर्क आ जाए, यानी एक तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। यही थ्रोम्बस अगर यहां से डिटैच हो जाए, यहां से हट जाए और फ्रीली इस वेसल की वॉल से हट के फ्रीली मूव करने लगे, डिटैच हो जाए इस वॉल से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम्बुलस। क्या बोलते हैं, एम्बुलस। और एथ्रोमा क्या होता है, एथ्रोमा बेसिकली डिपोजिशन हो सकता है किसी भी चीज का, लाइक फैटी एसिड का, कैल्शियम वगैरह का, किसी का भी। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इंट्राल्यूमिनल कॉज हो सकता है आर्टेरियल ऑक्लूजन का, यानी कि इस वेसल की वॉल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आ गया है जो ऑक्लूजन क्रिएट कर रहा है। अब इस सब्सटेंस थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बुलस हो सकता है या फिर एथ्रोमा हो सकता है। तो ये तो बात करी इंट्राल्यूमिनल के बारे में। अब हम बात करते हैं इंट्राम्यूरल का क्या मतलब है। तो इंट्राम्यूरल का क्या मतलब है, इस केस में क्या हुआ है कि ब्लड वेसल के अंदर नहीं आया है कुछ, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आया है कुछ, लेकिन जो ब्लड वेसल की ये वॉल्स थी, तो ये तो आपकी क्या थी, ब्लड वेसल, और ये है ब्लड वेसल की वॉल्स, दीवार है ये ब्लड वेसल की। ठीक है, ये ब्लड वेसल की दीवार है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स में कुछ दिक्कत आ गई है, यानी यहां पे ब्लड वेसल्स की वॉल्स में क्या आ गई है, कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्लूजन हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कॉज को हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल क्लॉज। तो समथिंग ऑक्लूसिव इज प्रेजेंट विद इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब क्या हो सकता है, स्पाज्म आ सकता है, यानी ब्लड वेसल की जो वॉल है उनके अंदर स्पाज्म आ सकता है, या फिर उनके अंदर क्या हो सकती है, हार्डनिंग हो सकती है ड्यू टू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी इनके अंदर यहां पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाए, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, ये नैरो हो जाएंगी और ब्लड के पास होने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो स्क्लेरोसिस हो सकती है, यानी कि जो ब्लड की वेजल्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उनके अंदर क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन हो जाए, या फिर वस्कुलाइटिस हो जाए, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए इन ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर, जिसकी वजह से इनके अंदर स्वेलिंग आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाए और ब्लड के पास होने में दिक्कत हो। अब बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल कॉज। एक्स्ट्राम्यूरल कॉज का क्या मतलब है कि समथिंग ऑक्लूसिव इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल तो एकदम फाइन है, ब्लड वेसल तो एकदम फाइन है, लेकिन इसके बाहर कोई ऐसा ट्यूमर है जो उसको प्रेस कर रहा है, कोई ऑर्गन या कोई ट्यूमर है जो उसको प्रेस कर रहा है। जब उसको प्रेस करेगा, क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा कि नहीं, यहां से अगर प्रेशर पड़ेगा इस पे तो ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी।
तो किसी ट्यूमर की वजह से या कोई ऑर्गन जो हो रहा है वो एनलार्ज कर रहा है, उसके अंदर एडिमा या स्वेलिंग आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, जो ब्लड वेजल्स हो रही है उन पर प्रेशर पड़ रहा है और ब्लड वेजल्स क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो ये तो रीजन था आर्टरियल ऑक्लूजन का कि आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन क्यों होते हैं। अब हम बात करते हैं वेन्स। तो वेन्स के अंदर ऑक्लूजन क्यों होते हैं। अब वेन के अंदर ऑक्लूजन होने की वजह से इंफाक्शन का फॉर्मेशन हो, ये बहुत लेस कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो कॉज है इंफाक्शन का वो क्या होता है, आर्टरियल ऑक्लूजन। यानी आर्टरियल ऑक्लूजन की वजह से ज्यादातर इंफाक्शन का फॉर्मेशन होता है। वीनस ऑक्लूजन की वजह से बहुत रेयरली क्या होता है, इंफाक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी 3 कॉज हो सकते हैं। इंट्राल्यूमिनल यानी कि जो आपकी वेन्स है उनके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिंग सब्सटेंस आ जाए, या फिर इंट्राम्यूरल रीजन हो सकता है, यानी कि जो वेन है उनकी जो वॉल्स हैं उनमें कोई दिक्कत हो जाए, या फिर तीसरा रीजन हो सकता है एक्स्ट्रा म्यूरल कि बाहर से कोई प्रेशर पड़े। तो पहली बात करते हैं इंट्राल्यूमिनल कि जो आपकी वेन्स हैं इनके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिंग सब्सटेंस आ जाए। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग सब्सटेंस क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वही सेम थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बुलस हो सकता है, या फिर एथ्रोमा हो सकता है। तो थ्रोम्बस, एम्बुलस या फिर एथ्रोमा हो सकता है। बात करें इंट्राम्यूरल रीजन कि यहां पे कोई दिक्कत हो, ब्लड वेजल की वॉल्स में कोई दिक्कत हो, तो वॉल्वुलस और इंटुससेप्शन, ये 2 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंट्राम्यूरल कॉजेज हैं किसके, वीनस ऑक्लूजन्स के। वॉल्वुलस क्या होता है, कभी कभी जो आपकी लूप ऑफ बोवेल होती है, यानी इंटेस्टाइन की जो लूप्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती हैं। जब लूप ऑफ बोवेल अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाएंगी तो बेसिकली क्या करेंगी, ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगी ब्लड वेजल्स में। यानी कोई चीज इस तरीके से थी, अब ये मुड़ के अपने ऊपर, जैसे आपने देखा होगा पानी का पाइप है, और ठीक है, अगर वो जब मुड़ जाता है तो जो पानी की सप्लाई है वो रुक जाती है, टेढ़ा पड़ जाता है जब पाइप पानी का, तो वो क्या कर देता है, पानी के फ्लो को ऑक्लूजन कर देता है। तो उसी तरीके से जो लूप ऑफ बोवेल होती हैं अगर वो अपने ऊपर ही क्या कर जाती हैं, फोल्ड कर जाती हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं ब्लड फ्लो के अंदर उस अफेक्टेड एरिया में। दूसरा इंटरसेप्शन क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन का एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट में क्या कर जाए, टेलीस्कोप कर जाए, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, तो उस केस में भी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं वहां पे, उनके अंदर ऑक्लूजन देखने को मिलता है। तो दिस वाज द इंट्राम्यूरल रीजन। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्राम्यूरल रीजन। एक्स्ट्राम्यूरल रीजन यानी बाहर से कोई ट्यूमर है या एनलार्ज्ड ऑर्गन है, वो क्या कर रहा है, इस वेन को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इस वेन का जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ब्लड फ्लो में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपको इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ ऑक्लूजन, कॉज ऑफ ऑक्लूजन, यानी कि ब्लड वेजल्स में ऑक्लूजन क्या क्यों हो रहा था, जिसकी वजह से इंफेक्शन देखने को मिल रहा था। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फेक्ट कि इन्फेक्ट की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो किस शेप का होता है, किस कलर का होता है। साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट। तो अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं इन्फेक्ट की, तो मॉर्फोलॉजिकली जो इन्फेक्ट होते हैं वो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर वेज शेप्ड। वेज शेप्ड, कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी का जो एंड पॉइंट वाला जो होता है आयरन का शार्प ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं वेज। तो वेज शेप के होते हैं ये बेसिकली। इनमें ये एक एपेक्स होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो मैंने आपको यहाँ रीनाल इन्फेक्ट दिखाया है, यानी कि किडनी के अंदर जो इन्फेक्ट हो रहा है उसको दिखाया है। तो ये इस तरीके से बेसिकली प्रेजेंट होता है। इसमें जो बेस वाला पार्ट होता है, यानी वेज शेप होता है इन्फेक्ट जो होता है, और जो बेस वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, सॉरी एपेक्स वाला पार्ट, ये जो अपेक्स वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होती है, ऑक्लूडेड ब्लड वेजल्स होती हैं, और जो इसका बेस वाला पार्ट होता है वो ऑर्गन की पेरिफेरी की तरफ होता है। यानी इन्फेक्ट का जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वो ऑक्लूडेड वेजल्स की तरफ होता है, और इन्फेक्ट का जो बेस वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली ऑर्गन की पेरिफेरी की तरफ होता है। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री जो होती है वो बेसिकली, अगर आप बात करें फ्रेश इन्फेक्ट के अंदर, तो फ्रेश इन्फेक्ट के अंदर तो ये वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, यानी कि कैसी होती है, इरेगुलर होती हैं, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। बट आफ्टर अ टाइम बीइंग जो इसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो वेल डिफाइंड हो जाती हैं इन द ओल्ड और एज्ड इन्फेक्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट कि इन्फेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज डिवाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन डिवाइड करते हैं। अगर मैं कलर के बेसिस पे डिवाइड करूं तो 2 तरह के इन्फेक्ट होते हैं, व्हाइट इन्फेक्ट एंड पेल इन्फेक्ट, एक ही बात है। दूसरा रेड एंड हेमोरेजिक इन्फेक्ट। एज के बेसिस पे बात करूं तो रिसेंट और फ्रेश, जो अभी अभी बना है, या फिर ऐसा हो सकता है ओल्ड और एज्ड इन्फेक्ट हो सकता है। इन्फेक्शन के बेसिस पे बात करूं तो जो इन्फेक्शन वाला एरिया है, इन्फेक्ट जहां बना हुआ है, इन्फेक्ट वाला जो एरिया है वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेप्टिक इन्फेक्ट। अगर वहां पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, उस इन्फेक्ट वाले एरिया में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ब्लेंड इन्फेक्ट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमने 2 तरह के इन्फेक्ट बताए थे, व्हाइट और पेल इन्फेक्ट एंड रेड और हेमोरेजिक इन्फेक्ट। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट एंड पेल इन्फेक्ट के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द
रेड एंड हेमोरेजिक इन्फार्क्ट। तो व्हाइट और पेल इन्फार्क्ट बेसिकली क्यों बनता है, तो ये आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से बनता है। किसकी वजह से, आर्टरीज में जब ऑक्लूजन होता है तो उसकी वजह से बनता है। अब इसका व्हाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि जिस एरिया में इन्फार्क्ट बनता है उस एरिया में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मैंने आपको बताई थी, आपको याद है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता था कि सेल की जो शेप होती थी वो तो मेंटेन रहती थी, बट जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता था वो डिसअपीयर हो जाता था। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से ये हमको कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो जो जहां भी व्हाइट इन्फार्क्ट बनता है वहां बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, लेकिन जो ब्रेन होता है वहां पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं बल्कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां भी व्हाइट इन्फार्क्ट बनता है वहां पे बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। एक एक्सेप्शन है इसका ब्रेन, जहां पे आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ऑर्गन्स की बात करें तो कैसे ऑर्गन्स में व्हाइट इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन होगा, तो व्हाइट इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन बेसिकली सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, लाइक हार्ट, किडनी या फिर स्प्लीन। यहां जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है बेसिकली स्प्लीन का डायग्राम है, और इस स्प्लीन के डायग्राम में अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दिस वेज शेप स्ट्रक्चर इज बेसिकली इन्फार्क्ट, दिस वेज शेप स्ट्रक्चर इज बेसिकली इन्फार्क्ट इन द स्प्लीन। अगर हम साइज ऑफ इस इन्फार्क्ट की बात करें तो जो व्हाइट और पेल इन्फार्क्ट होता है जो आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से बनता है, ये बेसिकली स्मॉल होता है। इसकी शेप की बात करें तो वे शेप होता है और इसके अंदर एडिमा नहीं होता, यानी स्वेलिंग नहीं होती। वहीं बात करें रेड या हेमोरेजिक इन्फार्क्ट की, तो ये बनता है वीनस ऑक्लूजन की वजह से, और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि वीनस ऑक्लूजन हुआ है। वीनस ऑक्लूजन की वजह से क्या होता है, आपको पता है ये ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, यहां से जो वेन्स है वो ब्लड वापस लेके कहां तक जा रही है, हार्ट तक जाती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ ऑक्लूजन हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो ये ब्लड वापस हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये ब्लड वापस कहां बैक फ्लो मारेगा, ऑर्गन के अंदर। तो ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो मारेगा तो ऑर्गन के अंदर जो ब्लड का जो अमाउंट है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का जो अमाउंट है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो जिसकी वजह से जो कलर आपको देखने को मिलता है वो रेड कलर देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे भी नेक्रोसिस जो होती है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, बट जो ये हीमोरेजिक कंजेशन है वो क्या कर देता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर देखने को मिलता है। अगर ऑर्गन्स की बात करें तो कैसे ऑर्गन उसमें पाया जाएगा, तो लूज टेक्सचर वाले ऑर्गन्स में पाया जाएगा रेड इन्फार्क्ट, लाइक लंग्स, इंटेस्टाइन और टेस्टिस। साइज देखो तो इसका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है व्हाइट इन्फार्क्ट से, और इसकी शेप अगर हम लंग्स में बात करें तो लंग्स में भी वैस शेप होता है, बट अगर इंटेस्टाइन में बात करें तो ये कैसा होता है, सर्कमस्क्राइब्ड शेप का होता है। इडिमा इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंजेशन हो रहा है तो यहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लड वापस आएगा तो क्या कॉज करेगा, ऑर्गन के अंदर इडिमा कॉज करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाइट एंड रेड इन्फार्क्ट। समटाइम्स हमने ये देखा है कि जो व्हाइट या पेल इन्फार्क्ट होता है वो रेड इन्फार्क्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एज द एग्जांपल ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब फ्रेशली बनता है तो इनिशियली इट इज व्हाइट कलर इन्फार्क्ट और पेल कलर इन्फार्क्ट, जो रिपरफ्यूजन के बाद कन्वर्ट हो जाता है रेड इन्फार्क्ट में। रिपरफ्यूजन का क्या मतलब है, रिपरफ्यूजन का ये मतलब है कि पहले आप मान लीजिए ऑर्गन था, ठीक है, मान लीजिए हार्ट था, ठीक है, इसको ब्लड सप्लाई जो हमने क्या की रोक दी, इसको ब्लड सप्लाई हमने रोक दी। जब हमने इसको ब्लड सप्लाई रोक दी तो इसके अंदर कैसा इन्फार्क्ट बना, व्हाइट इन्फार्क्ट बना या पेल इन्फार्क्ट बना। अब हमने थोड़े टाइम के बाद क्या था कि इसकी जो ब्लड सप्लाई थी वो वापस दे दी, इसको हम बोलते हैं रिपरफ्यूजन। तो इस रिपरफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, जो व्हाइट इन्फार्क्ट था अब वो किस तरीके का दिखने लगा है, दैट इज लुकिंग लाइक रेड इन्फार्क्ट। ठीक है, रिपरफ्यूजन के बाद यानी ब्लड सप्लाई वापस देने के बाद। अब वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ इन्फार्क्ट, यानी वो फैक्टर जिनकी वजह से इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी वो फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं इन्फार्क्ट के फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंड कार्डियोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो अगर किसी पर्सन का कार्डियोवास्कुलर स्टेटस पुअर है तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फार्क्ट के फॉर्मेशन के। यानी अगर कोई पर्सन एनीमिक है, हाइपोक्सिमिया है उसके अंदर, या हार्ट फेलियर की कंडीशन है, या शॉक या ओल्ड एज पर्सन है, तो उस केस में वो ज्यादा वल्नरेबल होता है फॉर द इंफार्क्शन। सेकंड, एनाटॉमिक पैटर्न ऑफ आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन, ये भी रेस्पॉन्सिबल होती है इंफार्क्शन के डेवलपमेंट में, यानी कि किसी भी ऑर्गन को किस तरीके से ब्लड सप्लाई दी गई है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको एक ही आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें एक से ज्यादा आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, जैसे मानो सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई और डबल आर्टरी ब्लड सप्लाई। अब जो लंग्स और लिवर होते हैं इनको एक से ज्यादा आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, तो इनके अंदर जो इन्फार्क्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है तो उसमें दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, सिंगल आर्टरी हो लेकिन एनास्टोमोसिस शो कर रही हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है सिंगल आर्टरी हो बट एनास्टोमोसिस ना शो कर रही हो। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है सर्जिकल कनेक्शन विद अदर
ऑर्गन्स और ब्लड वेजल्स। तो यानी कोई एक आर्टरी आ रही है बट इसका अदर आर्टरीज के साथ भी क्या है, सर्जिकल कनेक्शन है, यानी ये एनास्टोमोसिस शो कर रहा है। तो इस केस में ये इनके अंदर कम चांसेस होते हैं किसके, इन्फेक्शन फॉर्मेशन के। यानी ऐसे ऑर्गन जिसमें सिंगल आर्टरी, ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, बस उस आर्टरी में लेकिन वो आर्टरी एनास्टोमोसिस शो कर रही है, लाइक मिजेंट्रिक वेजल्स, यानी कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के वो कम होते हैं। ओवरऑल अगर कहना चाहूं तो अगर किसी ऑर्गन को सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है और वो आर्टरी एनास्टोमोसिस शो कर रही है, तो फिर उस केस में उस ऑर्गन के अंदर जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। वहीं अगर कोई किसी भी ऑर्गन को सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है बट उसके अंदर एनास्टोमोसिस शो नहीं कर रही है, लाइक रेटिनल सेरिब्रल आर्टरी, लाइक इंटरलोब्युलर आर्टरी ऑफ द किडनी, लाइक आर्टरी ऑफ स्प्लीन, तो ये ऐसी आर्टरी होती हैं जो ऑर्गन्स को सप्लाई हो रही है बट सिंगल आर्टरी सप्लाई हो रही है बट एनास्टोमोसिस नहीं शो कर रही है, तो इनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन शो करें। वहीं अगर हम बात करें कुछ कोलेटरल आर्टरीज की जो हमें देखने को मिलती है इन द सर्कम ऑफ विलस ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेन एंड द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी ऑफ फोरआर्म, तो जो कोलेटरल आर्टरी होती है इनके अंदर भी हमें लेस चांसेस देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन के। अब इन्फेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो टिश्यू है उसका नेचर क्या है। लाइक न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ज्यादा देर तक ऑक्सीजन और फूड की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर 3 to 5 मिनट्स ओनली विदाउट ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन स्पेशली। तो ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करता है। मायोकार्डियम और ये है यानी हार्ट है या लिवर है वो 1-2 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। स्केलेटल मसल्स जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ये बहुत लंबे टाइम तक बर्दाश्त कर सकती हैं। तो जिसके अंदर कम बर्दाश्त करने की क्षमता होगी उसके अंदर जल्दी से चांसेस होंगे किसके, इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के लिए। तो जो न्यूरॉन्स होती हैं या फिर जो ब्रेन वाला पार्ट होता है वो मोस्ट प्रोन होता है ऑक्सीजन सप्लाई के, इसलिए अगर मान लो जी किसी पर्सन को ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो वो कोमा में चला जाता है, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, लीस्ट प्रोन होती हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ ऑक्लूजन। तो हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे थे, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे वो फैक्टर्स जो इन्फेक्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो हमने पहला देखा कि कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, दूसरा देखा एनाटॉमिकल पैटर्न, तीसरा हमने देखा टिश्यू वल्नरेबिलिटी, अब फोर्थ जो ऑप्शन है वो हम देख रहे हैं रेट ऑफ ऑक्लूजन। तो रेट ऑफ ऑक्लूजन और एक्सटेंट ऑफ ऑक्लूजन ये भी डिटरमाइन करता है इन्फेक्ट को। अगर रेट ऑफ ऑक्लूजन और एक्सटेंट ऑफ ऑक्लूजन अगर लेस है तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्ट का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। लेकिन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑक्लूजन ज्यादा है तो जो इन्फेक्ट का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। अब एक बात आती है कि क्या इन्फेक्ट को डायग्नोस किया जा सकता है, तो हाँ हम इन्फेक्ट को डायग्नोस कर सकते हैं बाय सीरोलॉजिकल टेस्ट। यानी कि ये इस बात के प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो इन्फेक्ट का जो कुछ एरिया होगा, कुछ टुकड़ा होगा, वो टूट टूट के किसके साथ आ रहा होगा, ब्लड के साथ आ रहा होगा। तो हम ब्लड का टेस्ट करेंगे और उसमें हमें कुछ मार्कर्स मिलेंगे, जिन मार्कर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया में जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर टिश्यू का जो एक स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है, एक स्पेसिफिक मार्कर होता है जो हमें बताता है कि कहां इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम कुछ प्रोटीन की बात करें, जैसे मैं कार्डियक ट्रोपोनिन की बात करूं, तो अगर मान लीजिए सीरोलॉजिकल टेस्ट में कार्डियक ट्रोपोनिन देखने को मिल रही है तो ये हमको सजेशन देता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। या फिर कुछ अगर हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि SGOT और SGPT, तो ये भी हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के संकेत दे सकते हैं या फिर लिवर के अंदर इन्फेक्शन के संकेत दे सकते हैं। अगर कहीं ब्लड में सीरोलॉजिकल टेस्ट में अगर क्रिएटिनिन काइनेज का अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये हमको ये डिटरमाइन कर सकता है कि मसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। या फिर अगर हमें LDH एंजाइम देखने को मिल रहा है हाई लेवल में, तो ये हमको ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है, ये हमें कई जगह के संकेत देता है कि कहां का इन्फेक्शन हो सकता है इन द हार्ट, किडनी एंड द लंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फेक्शन। अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।